हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आज आपका स्वागत करते हैं हम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। तो बच्चों, हम अपना मैथ्स का चैप्टर कर रहे थे, कक्षा 7th का, और चैप्टर का नाम है बच्चों सरल समीकरण। तो सरल समीकरण को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इक्वेशंस। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं, तो आगे हम उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए फिर से जो नए बेसिक्स आएंगे वो करेंगे, फिर एक्सरसाइज। ऐसे हम एक्सरसाइज वाइज कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और जो आपके क्वेश्चंस पिछले एक्सरसाइज के रिमेनिंग है उनको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर है सरल समीकरण, और इसमें बच्चों आप अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं कि समीकरण क्या होते हैं, समीकरण होते क्या हैं। समीकरण क्या होते हैं ये चीज आपको पता है। फिर उसके बाद हम, अगर कोई समीकरण होता है तो उसमें क्या होता है, बीच में समीका होता है, ठीक है। और समीका के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो दाईं तरफ उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये दोनों हमें इक्वेट करनी होती है या फिर इसको संतुष्ट करना होता है समीकरण को। तो उसके लिए जो चर होता है उसका मान निकालना होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कि जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उस पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला था वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सेकेंड वाला। उम्मीद है फर्स्ट वाला आपने कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। मैं फिर से बोलता हूँ बच्चों, कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं अपना डाउट, कभी भी किसी भी टाइम। अब देखिए, सेकंड पार्ट जो इसका है वो कहता है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको हिंट भी दी हुई है जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको समीकरण बनाने हैं। क्या बनाने हैं? समीकरण। तो लक्ष्मी के पिता की आयु दी गई है 49 वर्ष, और उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, समीकरण बना सकते हैं जो दूसरी लाइन में लिखा है। ये वाली जो चीज है मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, इससे हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये लाइन है इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के आप समीकरण बनाएंगे। अब सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। एक तो लक्ष्मी की आयु को हम y वर्ष मान लेते हैं, और उसके पिता की आयु 49 वर्ष है। दो चीज दी है, इनको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे माना लक्ष्मी, देखिए यहाँ पे लक्ष्मी की आयु कितनी माननी है हमें? y वर्ष माननी है। तो आप बोल सकते हैं माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। तो अगर हमने लक्ष्मी की आयु y वर्ष मान ली तो लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? दी हुई है। ये तो लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। भाई ये दो चीज तो है। अब हमें क्या करना है, जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम इसका समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है उसको ध्यान से पढ़ें और फिर आप समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि उनकी आयु, ठीक है, किसकी आयु? उनके लक्ष्मी के पिता की आयु के लिए बात की जा रही कि उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लड़की की आयु कितनी है? लड़की की आयु y वर्ष मानी थी हमने। तो y का 3 गुना कितना होता है? y के 3 गुना हम कैसे लिखेंगे? 3y मतलब 3 गुना। और कितना अधिक है उससे? 4 वर्ष अधिक है। अधिक मतलब क्या होता है? जोड़ देंगे हम, योग कर देंगे, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 49 के बराबर आ जाएगा। उनकी आयु 49 ही तो है। तो ये यहां से हमारे पास समीकरण आ जाता है। तो बिल्कुल यही समीकरण आप लिखेंगे, 3y
+4 इज इक्वल टू 49। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अगला पार्ट। देखिए अगला पार्ट देखिए अब। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। ये देखो ये चीजें आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई आप लेट क्या करेंगे। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक आप मान सकते हैं, ठीक है, और अधिकतम आपको दिए हैं कि अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूनतम जो प्राप्त किए गए अंक वो आप लेट कर लेंगे। आप लिखेंगे माना, ये थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग, न्यूनतम प्राप्त माना न्यूनतम प्राप्त। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक आपको एल मान सकते हैं आप। तो न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक कितने लेट करेंगे हम, एल मान लेंगे। तो अधिकतम प्राप्त किए गए अंक कितने हो जाएंगे, ये तो दिए हुए हैं। कितने दिए हैं ये, 87 अंक। अब देखिए ये दो चीज यहाँ पे दी हुई है। फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अधिकतम अंक तो 87 है और न्यूनतम अंक हमने एल मान लिया है। अब जो समीकरण बनाना है वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा यहाँ से कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना धन 7 है। तो ये चीज आप समझें कि न्यूनतम जो अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, न्यूनतम अंक जो उन्होंने प्राप्त किए हैं उसका दुगना, और धन मतलब प्लस योग, तो उसके दुगने में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, ठीक है। तो एल है, इसका दुगना 2L हो जाएगा और उसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 हम ऐड कर देंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्राप्त किए अधिकतम अंक के बराबर जो कि 87 है। ये आपका समीकरण आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे प्रश्नानुसार 2L + 7 बराबर है 87। ये समीकरण आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जो लास्ट इसका पार्ट है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको करना है। थोड़ा सा आपको मुश्किल वो लग सकता है, इसीलिए फोकस रखें आप। ये क्या बोला गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, ये बोला गया है आपको, ठीक है। तो इसकी आपको इसका समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई समद्विबाहु क्या होता है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, बराबर हो, ऐसा त्रिभुज है। इसमें शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। तो आधार कोण क्या होंगे भाई, देखिए ध्यान पूर्वक। मैं यहाँ पे एक बारी ये डायग्राम बना देता हूँ त्रिभुज का। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ABC। इसमें AB और AC अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये चीज है भाई। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भी प्रत्येक कोण आधार कोण B डिग्री है, ठीक है। जो आधार कोण है आप उसको B डिग्री मान लीजिए, ये B डिग्री होगा। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता होगा कि जो भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको क्या मानना है, इसमें मानोगे आप, माना प्रत्येक आधार कोण B डिग्री है।
तो प्रत्येक आधार कोण बी डिग्री है तथा शीर्ष कोण, अब बताइए शीर्ष कोण कितना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शीर्ष कोण इसका प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना होगा। 2 गुना यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। अब एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये चीजें दी गई हैं। अब प्रश्न अनुसार हम करते हैं। एक बार फिर से चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो अब क्या बोला गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण, शीर्ष कोण यहाँ पे कितना हो गया, 2b हो गया। तो शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। ठीक है, ये चीज आपको दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भाई हमें पता है कि तीनों कोण क्या होंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, तीनों कोण होंगे और इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ये पता है भाई हमें त्रिभुज में। अब कोण ए क्या हो गया, कोण ए शीर्ष कोण हो गया, ये कोण ए हो गया। तो ये 2b है प्लस दोनों जो आधार कोण है वो कितने हैं, b के बराबर हैं, प्लस b लिखा हुआ है यहाँ पे कि आधार कोण देखिए b डिग्री है। तो ये किसके बराबर होगा, 180। यानी आप बोल सकते हैं 2b प्लस b कितना हो जाएगा, 4b, और ये आ जाएगा 180 के बराबर। बस ये आपका समीकरण आ गया। इस तरह से आप इनके समीकरण निकालेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो ध्यान से आप इसको देखें। सॉल्विंग इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हैं एक समीकरण को हल करना। एक समीकरण को हल करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पे एक समीकरण मैं लिख देता हूं, उसको हम हल करके देखते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, ये है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको क्या पता है, इस समीकरण में 2 साइड होती हैं। एक तो लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। ये क्या है, x प्लस 6 है। एक राइट हैंड साइड होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं दायां पक्ष, और ये है 10। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी चीज करें कि भाई हमारे पास सिर्फ ये रह जाए, ये रह जाए बाईं तरफ। सिर्फ हमें चर चाहिए, x क्या है, चर है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ चर चाहिए बाईं तरफ और बाकी सब चीजें खत्म हो जाएं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सोचिए, बताइए मुझे कि भाई अगर x हमें रखना हो बाईं तरफ, बाकी और कुछ नहीं रखना हो, तो क्या करना चाहिए हमें, कैसे कर सकते हैं ये चीज। देखिए ये दोनों पक्ष हो गए, कौन से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम अगर किसी एक पक्ष में कुछ करते हैं तो वही चीज हमें दूसरे पक्ष में भी करनी पड़ती है। ये चीज आप ध्यान रखें, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि भाई किसी एक पक्ष में कुछ करते हैं तो दूसरे पक्ष में भी करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 6 है, x प्लस 6 है। अगर मैं यहाँ से क्या करूं, 6 को माइनस कर दूं, क्या करूं, 6 को माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा, 6 का प्लस का और माइनस का ये 0 हो गया, तो सिर्फ x बच जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ x बच जाए। तो 6 हम यहाँ से घटा सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई आपको। अब देखिए 6 घटा तो देंगे, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक पक्ष में 6 नहीं घटा सकते, वो तो गलत बात हो जाएगी, हमें दोनों पक्ष में से 6 घटाना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों
में से 6 घटाते हैं, तो दोनों पक्षों में से हम 6 घटा देते हैं, या फिर आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसका ध्यान रखें आप कि आप जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, एक पक्ष में करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस 6 है, तो इसमें से 6 घटा देंगे। जो दूसरी तरफ है वो क्या है 10, इसमें से भी 6 आपको घटाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा x प्लस 6 और माइनस 6 0 हो जाता है, इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 आ गया। तो ये इसका हल आ गया समीकरण का। इसी तरह करते हैं इनको। अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, तो उसको आप कैसे करेंगे ये देखेंगे हम। एग्जाम्पल है 3p माइनस 10 इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ p चाहिए, एक पक्ष में सिर्फ p चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब हटाना है। तो किस प्रकार से हटा सकते हैं ये बताइए मुझे आप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, सिर्फ p रखने के लिए एक बारी तो हमें 10 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इस बारी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस 10 है, इसमें 10 अगर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 10 तो चलो हट जाएगा, लेकिन p के साथ 3 भी तो है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग भी करेंगे। तो जैसे 3p है, यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और सिर्फ p बच जाएगा। तो ये दो चीज करनी पड़ेंगी यहाँ पे। किस प्रकार से कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पे, या फिर बोलेंगे ऐड 10 both the sides, दोनों साइड में आप 10 जोड़ देंगे। तो 3p माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10। उसके बाद क्या करेंगे आप, क्या आ जाएगा, इसको देखिए सॉल्व करके, 3p और माइनस 10 प्लस 10 0 हो गया, 5 प्लस 10 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों तरफ 3 से भाग देंगे आप, या फिर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, 3 से दोनों भाग, दोनों पक्ष आप डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 3p बाय 3 इज इक्वल टू 15 बटे 3। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, 3 से भाग कर दिया, ये तो कट जाएगा, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 पंचे 15, और p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप इसको, कोई भी समीकरण है उसका हल निकाल सकते हैं। आपको जो भी ऑपरेशन करना है दोनों पक्षों में करना है, बस ये पता लगाना है कि भाई हमारे पास सिर्फ ये चर कैसे बचे, बाकी सब चीजें हम उस साइड से हटा देंगे। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने सीखा है एक नया, वो भी सॉल्विंग इक्वेशन या फिर एक समीकरण को हल करना हमने यहाँ पे सीखा है। कैसे करते हैं, हम दोनों पक्षों में से या तो कुछ घटा देते हैं, या जोड़ देते हैं, या गुना कर सकते हैं, या भाग कर सकते हैं। बस ये ऑपरेशन हम लगाएंगे और हमारे पास क्या बचना चाहिए, सिर्फ जो चर है, वेरिएबल है, वही बचना चाहिए। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। अब इस जो कॉन्सेप्ट हमने किया है उसको रिवाइज जरूर करें बच्चों, क्योंकि अगली क्लास में उसके आधार पे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और क्वेश्चंस आप तभी समझ पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो घर पे जरूर इसको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।